मित्राणि नमस्कारः। अद्य भवतां सर्वेषां टापर्स क्लब IS अकादमी मुन्सिपलिया लखनऊ मध्ये भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं पठामः संस्कृत शिक्षण श्रृंखलायाम् अद्य पठामः संधिः, पररूप संधिः, प्रकृतिभावः संधिः। हम लोगों ने अयादि संधि तक पढ़ लिया है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे पररूप संधि। इससे भी आप परिचित होंगे। यहाँ से भी हमारे प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न या दो प्रश्न आपके यूपी टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में या टीजीटी में भी, टीजी टेट तक भी इसके यहाँ से प्रश्न बन जाता है पररूप संधि से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो बनता रहता है। पररूप संधि, इसका जो सूत्र है, संधि विधायक जो सूत्र है, एंग पररूपम, एंग पररूपम। और यह अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के पहले पाद का 194 नंबर का सूत्र है, एंग पररूपम। तो यहाँ पर एक तो ये प्रश्न आपसे बनता है, पररूप संधि का संधि विधायक सूत्र क्या है, यह संधि सूत्र कौन सा है? तो आप ये बताएंगे, एंग पररूपम। और पूर्व संधि का एंग पदांता दति, जो पूर्व रूप संधि का है एंग पदांता दति, और इसका एंग पररूपम। तो आइए देखते हैं इस सूत्र का विश्लेषण। आद उपसर्गाद एंग आदौ धातौ परे पररूपम एकादेशः स्यात्। स्यात् माने होगा, क्या होगा? कहा पररूपम एकादेशः, पररूप एकादेश। मित्रों, आपको पता है संस्कृत में जो संधि होती है और उस संधि में जो विकार होता है उसको हम आदेश कहते हैं, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। पररूपम एकादेशः स्यात् माने होगा, परे माने बाद में होने पर। यह परे जो है सप्तमी एक वचन का रूप है, आपको पता होगा। जैसे रामे रामयो रामेश होता है, उसी प्रकार से परे, परे माने बाद में होने पर। किसके बाद में होने पर? एंग धातौ, एंग आदौ धातौ। एंग, एंग क्या है यहाँ पे? एंग यहाँ पर आपका प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार में आपका ए आता है और ओ, ये दो वर्ण आते हैं। कहा जिस धातु में, धातु माने धातु में, आदौ माने प्रारंभ में, एंग माने ए और ओ, जिन धातुओं के पहले प्रारंभ में ए अक्षर हो और ओ अक्षर हो, ठीक है, यह बाद में हो, परे माने बाद में हो, तो पहले क्या होना चाहिए? कहा आद उपसर्गात। आद उपसर्गात माने जिस उपसर्ग में आपका क्या हो? आकार हो। मतलब ऐसे उपसर्ग जो अकारांत हो, जिस उपसर्ग के अंत में आ हो, है ना, जैसे प्रा है ना। तो आप प्रा में देखेंगे कि यहां पर आ रहा है, अकारांत उपसर्ग है। आद उपसर्गाद एंग आदौ धातौ परे पररूपम एकादेशः स्यात्। अर्थात जो अकारांत उपसर्ग है उसके बाद, है ना, अकारांत उपसर्ग है उसके बाद क्या होना चाहिए? ऐसी धातु हो बाद में, परे माने बाद में, ऐसी धातु हो जिसके पहले आदि में ए और ओ हो, तब वहां पर पररूप एकादेश हो जाता है। पररूप का क्या तात्पर्य है? पर अर्थात बाद में वाले वर्ण के समान हो जाना, अर्थात जो ये बाद वाला वर्ण है उसी के समान हो जाता है। जैसे आपका यहां पर होगा, जैसे मान लीजिए प्र उपसर्ग है, प्र के बाद अगर ए आए तो ये क्या हो जाएगा? प्रे हो जाएगा। मतलब इसी के समान हो जाना, यही पररूप है। उसी प्रकार से प्र धन ओ अगर आ जाए तो हो जाएगा प्रो, ठीक है, ये जो होता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर प्र धन ए, यहां पर आ धन ए से दूसरी संधि हो रही थी, लेकिन उस संधि से वह संधि ना हो करके यहां पर पररूप संधि हो गई। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो है ये धातुओं में होना चाहिए। यहाँ सुबंत और तिगंत शब्द की बात हो रही है, मतलब धातु शब्द होना चाहिए, ये एक यहाँ पर बात कही गई है। आगे देखेंगे इसका उदाहरण क्या है। अर्थात अकारांत उपसर्ग, यहाँ पर देख रहे हैं, अकारांत उपसर्ग बाद के बाद, यहाँ पर के बाद ए
ओ से प्रारंभ होने वाली धातुओं के आने पर पररूप हो जाता है। तो पूर्व वर्ण क्या है? अवर्णांत उपसर्ग यथा प्र हो गया, ठीक है। पर वर्ण कैसा हो? या ए या ओ से प्रारंभ होने वाले धातुरूप, और उसके बाद क्या हो जाएगा? पररूप हो जाएगा। जैसे आगे देखते हैं, जैसे यहां पर आप देखेंगे प्रेजते, है ना, तो प्रेजते का विक्षेप क्या होगा? प्रधन एजते, ठीक है, प्रधन एजते। तो यहां पर प्रधन एजते है, तो यहां पर एक दूसरी संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है। यहां पर वैसे तो कौन सी संधि होनी चाहिए? वृद्धि संधि हो जाती है। तो ये वृद्धि संधि का अपवाद संधि है। तो वृद्धि संधि ना होकर के यहां पर एजते धातु है, प्रा उपसर्ग है, इसलिए ये प्ररूप संधि बनेगा और शब्द होगा प्रेजते। ये बार बार परीक्षाओं में प्रेजते शब्द पूछा जाता है कि प्रेजते में कौन सी संधि है? प्ररूप संधि है। कैसे इसका विग्रह होगा? प्रधन एजते होगा, है ना। एंग पररूपम सूत्र से यहां पर आपका पररूप संधि है। उसी प्रकार से उपोषित, उप धन ओषति, ठीक है, उपधन ओषति। तो यहां पर आपका उप क्या है? उपसर्ग है, और उपसर्ग इस अकारांत अवर्णांत है, अर्थात इसके अंत में आ है, और औषत जो है ये एंग है, अर्थात ये औषत एक धातु है जिसके पहले ओ है, तो यहां पर पररूप हो जाएगा, मतलब ये यहीं पर आकर के मिल जाएगा और इस तरह के शब्द बनेगा उपोषति। प्रोषति, प्रधन ओषति, है ना, प्रधन ओषति, ठीक है, इसका ये रूप बन जाएगा। अवेही, इसका क्या बनेगा? अधन एही, यहां पर अ मिला और यहां पर आपका धातु ए ही धातु है जिसके आदि में ए है, और अ और ए मिलकर के यहां पर बनेगा वृद्धि संधि ना होकर यहां पर हो जाएगी आपकी पररूप संधि, ठीक मित्रों। तो इसको आप बार बार देखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेजते, है ना, प्रेजते इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है प्रेजते, है ना। अग्रे अस्ति प्रकृति भाव संधि प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम एते अचि प्रकृत्या स्युः। ये दोनों प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव का तात्पर्य होता है कि संधि ना होना, मतलब प्रकृति भाव का मतलब अपने यथा स्थिति के रूप में होना। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, अर्थात जो प्लुत वर्ण है ना, प्लुत वर्ण है, इनके आगे अच माने स्वर आने पर ये इनकी प्रकृति भाव संधि यहां पर होती है, प्रकृति भाव संधि होती है, ठीक है। अब प्रकृति भाव का मतलब होता है जैसा है वैसे। जैसे प्लुत वर्ण में आप किसी को बुलाते हैं, प्लुत वर्ण का मतलब होता है कि सामान्य दूरी से ज्यादा दूरी पर कोई हो और उसको हम जब उसका आह्वान करते हैं, जब उसको बुलाते हैं, तो वो क्या होता है? वहां पर प्लुत होता है। जैसे कृष्णा माता, जो लास्ट में आ रहा है ना, तो वो प्लुत होता है। जैसे कृष्णा, कृष्णा बुलाएंगे, कृष्णा, तो यहां पर ये 3 लिख देते हैं, और यहां पर आगच्छ कर दिया है, आगच्छ कर दिया, तो अब यहां पर ये संधि नहीं होगी, ये होगा प्रकृति भाव संधि। इसको ऐसे लिखेंगे, कृष्णा आगच्छ, ठीक है। ये होता प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का मतलब होता है संधि ना होना, मतलब अपनी यथा स्थिति में रहना। अच्छा, यहीं पर ये समझ लीजिए प्रगृह, प्रगृह किसे कहते हैं? प्रगृह संज्ञा पहले समझिए। जैसे एक इसका सूत्र है ई दू दे द्विवचनम, है ना, ये द्विवचनम प्रगृहम, ठीक। ईद, ईद, ईद माने ईत हो जाएगा, ठीक है, ऊत हो जाएगा, फिर एत हो जाएगा,
द्विवचनम मतलब ऐसे शब्द जिनका द्विवचन में, जिसके अंत में जिस मतलब दो वचन का रूप हो, उसके अंत में ईत माने ई हो, ऊत माने ऊ हो, एत माने ए हो। ठीक, जैसे हरि शब्द आ जाता है, मुनि हो जाता है ना, हरि हरि हरयः, मुनि मुनि मुनयः, ऐसा रूप होता है। ऊ हो जाता है भानु 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 भानवः, साधु साधु साधवः। ए है ना गंगे लते है ना सीते, ये सभी शब्दों की प्रगृह संज्ञा होती है। मतलब ईद 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 ऊत एत जिसके अंत में हो द्विवचनम, वो द्विवचन का रूप हो। मतलब जिन शब्दों के द्विवचन रूप में उस अंत में इकार हो, उकार हो, एकार हो, उन सभी शब्दों की प्रगृह संज्ञा होती है। ये संज्ञा में भी आएगा आपके टेट में, संज्ञा सीटेट में भी संज्ञा कोर्स में है, तो वहां पर ये होता है। अब इसमें जब संधि होती है, मतलब इसके बाद, जैसे आप देखेंगे यहां पर हरि शब्द है हरि, अब इसके बाद अच नित्यम, अच रहने पर भी ये नित्य रहता है, अपने स्वभाव में ही रहता है। तो हरि धन एतव अगर आ गया तो इसमें संधि नहीं होगी, यहां वृद्धि संधि होनी चाहिए लेकिन नहीं होगी। ई धन ए, हाँ वृद्धि नहीं कोई और है, तो यहाँ पर होना चाहिए लेकिन ना हो करके यहाँ पर क्या होगा, हरि एतव ये रूप बनेगा। ई धन ए, कोई संधि नहीं है। उदाहरण देखेंगे, हरि धन एतव, ये ना हरि एतव, यहाँ क्यों नहीं संधि हुई, क्योंकि हरि शब्द जो है प्रगृह संज्ञा है, एतव एतव में ईश्वर है, इसलिए प्रकृत भाव संधि हो गई। कौन सी संधि इसको कहेंगे, प्रकृत भाव। ठीक है, विष्णु इमो, विष्णु द्वितीय द्विवचन का रूप है, यहाँ उकारांत है, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, प्रगृह संज्ञा हो जाएगी, और इसके बाद स्वर है तो ये विष्णु इमो, ये संधि बनेगी ही नहीं। गंगे धन अमु, गंगे अमु, यहाँ पर गंगे यकार है, ये प्रगृह संज्ञा है। भानु एतौ पचेते इमौ कृष्ण आगच्छ राम, ये प्लुत वाला है और ये आपका प्रगृह वाला है। स्पष्टम, ठीक है। धन्यवाद मित्रों, आप हमारी वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखेंगे तो प्रकृति भाव और पररूप संधि दोनों आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अपनी ऊर्जा के साथ, अपने साहस के साथ पुनः आप अगली परीक्षा के साथ लग जाइए। और अब पुनः आपको धन्यवाद देते हुए हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे नमस्कार।